अंग्रेज़ी बोलने के लिए ज़रूरी शब्द और उनका इस्तेमाल आप सीखेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जो बनाए गए हैं अंग्रेज़ी को बोलने के लिए, उन शब्दों के बारे में आप जानें और उन शब्दों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है वाक्य के साथ मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। तो मतलब ये शब्द है, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोलने का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आपको सीखने में थोड़ी परेशानी रहेगी। लेकिन जब आपको इस्तेमाल ही नहीं आता तो आप कैसे इनकी प्रैक्टिस करेंगे, कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, सीख लें इन शब्दों को और इनकी प्रैक्टिस करने की शुरुआत भी आप कर दें। बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाली हूँ, तो ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहले है यहाँ पर इज़ एम आर और उसके साथ टू का इस्तेमाल। इज़ एम आर और इसके साथ, इन तीनों के साथ टू का इस्तेमाल करके हम बहुत बेहतरीन अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। इज़ टू, एम टू या आर टू, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो मैं अब बताऊंगी। सबसे पहले आप इसकी हिंदी जान ले, मतलब कि आप कैसे वाले वाक्यों में इनका इस्तेमाल करेंगे। अगर हिंदी के वाक्यों में जो एंडिंग होगी ना, जो अंत होगा हिंदी के वाक्यों का, तो वो हिंदी के वाक्य ख़त्म होंगे ने वाला हूँ, ने वाला है, या ने वाली है, ने वाले हैं, इस तरीके से। अब ये तो आप वाक्य जब देखेंगे तो समझ में आएगा क्या है ये ने वाला हूँ, ने वाला है, या फिर ने को हूँ या ने को है। यानी कि आप कुछ भी करने वाले हो या फिर आप कुछ भी करने को हो, तब आप यूज़ करेंगे इज़ टू, एम टू और आर टू का। यहाँ पर सबसे पहले आप जान लें कि इज़ एम आर का इस्तेमाल कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल आपको सब्जेक्ट के अनुसार ही करना होगा। तो देख लें, इज़ का इस्तेमाल जो है हम ही के साथ करते हैं, शी के साथ करते हैं, इट के साथ करते हैं, और कोई भी सिंगुलर एक वचन नाम के साथ हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं। आर का जो इस्तेमाल है वो हम करते हैं वी सब्जेक्ट के साथ, यू के साथ और दे के साथ, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है ना, बहुवचन करता, उन सभी के साथ भी हम आर का यूज़ करते हैं। और एम का यूज़ हम आई के साथ करेंगे, एम का यूज़ हम आई के साथ करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो अब इस्तेमाल देख ले वाक्य में, जैसे कि मैं पढ़ने वाला हूँ, आ गया ना यहाँ पर ने और वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, या फिर ने को हूँ, ने को हूँ यानी कि मैं पढ़ने को हूँ। तो ऐसे जब वाक्य बोलेंगे ना आप हिंदी में, तो उनकी अंग्रेज़ी इस तरीके से बोल सकते हैं। मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं खेलने वाला हूँ, मैं नाचने वाला हूँ, मैं खेलने को हूँ, मैं नाचने को हूँ, मैं खाने को हूँ, मतलब खाने वाला हूँ। सेंस सेम है, इनका मीन जो है सेम है। तो आई एम टू स्टडी, आई एम टू स्टडी, आई एम टू रन, आई एम टू ईट, आई एम टू प्ले, इस तरीके से वाक्य आप बोल सकते हैं अंग्रेज़ी में। तो समझ में आ गया? तो इसी के अनुसार इज़ आर के साथ जो बाकी के सब्जेक्ट है उनका इस्तेमाल करके भी आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं तो वी आर, वी के साथ आर लगेगा ना, वी आर टू स्टडी, हम पढ़ने वाले हैं। वे पढ़ने वाले हैं तो दे आर टू स्टडी। तो प्रैक्टिस करें इस स्ट्रक्चर के साथ, इस वर्ड के साथ, यानी इज़ टू, आर टू और एम टू का इस्तेमाल कब करते हैं। नेक्स्ट और देख लेते हैं, वॉज टू और वर टू का इस्तेमाल। वॉज टू और वर टू का इस्तेमाल करेंगे जब वाक्य की एंडिंग जो होगी वो होगी ने वाला था। मतलब वॉज और वर आ गया तो यहाँ तक तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया कि पास्ट की बात हो रही है, और है का सेंस आएगा प्रेजेंट में। तो ने वाला था, ने वाले थे, या ने को था, या ने को थे। तो समझ में आ गया होगा किस लिए इनका इस्तेमाल हुआ है, ये पहचान आपको क्लियर हो गई होगी। अब सब्जेक्ट देख ले, पहले कौन कौन से कर्ता के साथ वॉज का इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से कर्ता के साथ वर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई, ही, शी, इट और नेम, एक वचन नाम के साथ हम वॉज का हमेशा इस्तेमाल करेंगे। यू, दे, हम इन सभी के साथ इस्तेमाल कर देंगे वर का। तो वॉज और वर का इस्तेमाल क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सेंटेंस देख लें, जैसे कि वह जाने को था, उसको लेट हो रहा था तो वो जाने को था, या वो जाने ही वाला था, जाने ही वाला था। ठीक है,
तो वह जाने को था, ही वॉज टू गो। अब ही के साथ हम वॉज का लगाएंगे, इसलिए हमने वॉज लगाया है। ही वॉज टू गो, वह जाने को था। मैं जाने को था तो आई वॉज टू गो, या फिर मैं जाने ही वाला था, आई वॉज टू गो। फिर आप बोलेंगे कि तुम रोने ही वाले थे, उसने ऐसा कहा तो तुम रोने ही वाले थे। यू वर टू क्राई, यू वर टू क्राई। वर टू का इस्तेमाल यानी यू के साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो इज आर एम के साथ टू का इस्तेमाल, वॉज वर के साथ टू का इस्तेमाल। इसको इम्प्रूव करने के लिए अंग्रेजी को बोलते वक्त इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हैज़ टू और हैव टू, यानी हैज़ के साथ भी टू और हैव के साथ भी टू का इस्तेमाल। कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है, ऐसा सेंस आए ना, कोई काम करना है आपको या फिर कोई काम करना पड़ता है, ज़रूरी भी है या फिर मजबूरी है, दोनों तरीके से हैज़ टू और हैव टू का आप यूज़ करेंगे। पहचान देख लें इसकी, जैसे ना है, वाक्य के लास्ट में जो क्रिया होगी उसके साथ ना है, नी है या ने है आए तो, या फिर ना पढ़ता है या नी पढ़ती है या ने पढ़ते हैं, इस तरीके से आए तो आप समझ लें कि यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आप हैज़ टू और हैव टू। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वर्ड्स है, स्ट्रक्चर है, बहुत यूज़फुल। जब भी आप इंग्लिश को बोलेंगे तो इनका इस्तेमाल अक्सर आप देखेंगे करना पड़ता है। ने पढ़ते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले आप जान ले हैज़ के साथ और हैव के साथ हम कौन कौन से सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। हैज़ के साथ हम करेंगे ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हम करेंगे हैज़ का इस्तेमाल। हैव के साथ आप इस्तेमाल करेंगे आई, वी, यू और दे। तो हमेशा आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन से जो वर्ड्स है ना, सब्जेक्ट का आपको उस क्रिया के साथ सब्जेक्ट लगाना आपको आना चाहिए, तभी आप सही अंग्रेजी बोल पाएंगे और सही एकदम करेक्ट वे में आप इंग्लिश को लिख पाएंगे। अब है जैसे कि मुझे जाना है, ना है आ रहा है ना वर्ब के साथ, जा के साथ, तो आप समझ जाएंगे हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल होगा। लेकिन मुझे है, आई है, तो आई के साथ हैव टू का इस्तेमाल होता है, हैव का इस्तेमाल होता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मजबूरी से बोल रहे हैं तो मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। तो मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक। इस तरीके से आप वाक्य बनाइए और बोलिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हैड टू का इस्तेमाल। हैड टू का इस्तेमाल होगा ना था, नी थी, ने थे, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, ना पढ़ा, नी पढ़ी या ने पढ़े। इस तरीके से क्रिया के लास्ट में ये शब्द आ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हैड टू का आप इस्तेमाल करेंगे। पास्ट में इसका इस्तेमाल होता है। हैड जहाँ पर आ गया आप समझ गए कि पास्ट की बात हो रही है, तो था, थे, थी का सेंस तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर कोई काम आपको करना पड़ा या करना पड़ता था, मजबूरी में या फिर आपको ज़रूरत थी पास्ट में, तब ऐसे सेंस आए ना ऐसे वाक्यों में, तो वहाँ पर आप हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सेंटेंस देख ले यहाँ पर, मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना पड़ता था। पड़ा या फिर था आ गया ना, पढ़ता था, इस तरीके से। तो आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट। मुझे बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक। तो ऐसे वाक्य आप हैड टू का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। क्लियर है? आगे और देख लेते हैं विल हैव टू का इस्तेमाल। हमने प्रेजेंट में देख लिया हैज़ हैव टू का इस्तेमाल, पास्ट में हमने देख लिया, अब फ्यूचर में भी तो इनका कुछ इस्तेमाल होगा कि आपको कोई काम करना पड़ेगा, तो विल हैव टू का आप इस्तेमाल करेंगे। विल हैव टू का ना होगा, नी होगी या ने होंगे या ना पड़ा होगा, करना पड़ा होगा, करना होगा या करना पड़ा होगा, इस तरीके से आप समझ जाएंगे। जो भी वर्ब आएगी ना उसके लास्ट में ऐसे शब्द आएंगे तब। अब यहाँ पर वाक्य देख लें कि मुझे स्कूल जाना होगा, मुझे स्कूल जाना होगा या जाना पड़ेगा, फ्यूचर में, ठीक है, मुझे स्कूल जाना होगा या जाना पड़ेगा, तब आप विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। जितने भी सब्जेक्ट है स्पोकन इंग्लिश में, सारे सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, दे, ही, शीट के साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो आप विल का ही इस्तेमाल करना सीखें। यहाँ पर मुझे स्कूल जाना होगा, आई विल हैव टू गो टू स्कूल। मुझे खेलने जाना होगा, आई विल हैव टू प्ले। मुझे
मार्केट जाना होगा तो आई विल हैव टू गो टू मार्केट। तो इस तरीके से आप वाक्य बनाएं और उनको बोलें। अगला वर्ड है गोइंग टू। गोइंग टू का इस्तेमाल भी आप सीखें, बहुत ही अच्छा शब्द है, अच्छा वर्ड है। जैसे कि आपको बोलना है जा रहा है, मतलब ये पहचान है। अगर हिंदी का वाक्य जो क्रिया आएगी उसके लास्ट में जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, जा रहा था, जा रहे थे या जा रही थी, इस तरीके से आएगा ना। तो थी ये वाला आ रहा है ना, था, थे, थी। तो यहाँ पर जो गोइंग टू है उसमें जो वर्ब आएगी ना वॉज वर आएगी, और यहाँ पर जो वर्ब आएगी ना है वाले में इज़ आर एम का इस्तेमाल होगा। तो ये आप हमेशा याद रखें। क्लियर है? यहाँ पर आप देख ले, इज़ आर एम और वॉज वर का इस्तेमाल, इज़ का इस्तेमाल ही शी इट और नेम के साथ करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ हम इसका इस्तेमाल करें। ये तो हो गई प्रेजेंट टेंस की बात, और यहाँ पर वॉज वर यानी कि पास्ट टेंस की बात। ही शी इट और नेम के साथ इज़ का इस्तेमाल करेंगे। वी यू दे, वी यू दे के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। एम के साथ आई का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गई प्रेजेंट की बात। और पास्ट में वॉज के साथ आई का इस्तेमाल करेंगे। ही शी और इट का इस्तेमाल वॉज के साथ करेंगे। वर के साथ हम लिखेंगे वी यू दे, इन सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। वी यू दे, वी यू दे, इनके साथ वर का इस्तेमाल करेंगे। तो समय के अनुसार आप वॉज, वर और इज़ारम का इस्तेमाल करें। अब वाक्य देख लें तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। कोई काम करने जा रहे हैं ना आप, तो आई एम गोइंग टू प्ले। मैं है और हूँ का सेंस है तो एम आ जाएगा, और मैं के लिए आई लगेगा तो आई के साथ एम का यूज़ करेंगे। आई एम गोइंग टू प्ले। अगर यही वाक्य होता कि मैं खेलने जा रहा था तो आई वॉज आ जाएगा। आई वॉज, आई एम की जगह आई वॉज गोइंग टू प्ले। तो यहाँ पर वॉज से आप समझ जाएंगे कि पास्ट को इंडिकेट कर रहा था वो वाक्य जो अभी मैंने बोला। यहाँ पर वर्ब में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जो टू है इसके बाद आप जो भी वर्ब लिखेंगे वो V1 ही लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं खेलने जा रहा हूँ। फिर है मैं खेलने जा रहा था, हो गया ना, आई वॉज गोइंग टू प्ले। तो सेंटेंस देख लें, जैसे कि मैं खेलने जा रहा हूँ, आप कोई काम करने जा रहे हैं तब आप यूज़ करेंगे गोइंग टू का। अब यहाँ पर हूँ और यहाँ पर था, तो इसका आपको ध्यान रखना है, खास ख्याल रखना है। हूँ का सेंस आ रहा है, मतलब है, हूँ या है का सेंस आएगा ना, तब आप इज़ारम का इस्तेमाल करेंगे। और था, थे, थी, कुछ भी जो भी सेंस आएगा ना, तो आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज वर का इस्तेमाल करेंगे, जो अभी मैंने बता दिया कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले, और मैं खेलने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू प्ले। वॉज आ गया, यहाँ पर एम आ गया, और फिर गोइंग टू सेम है। समझ में आ गया होगा कि कोई भी काम आप करने जा रहे हैं या फिर कोई भी काम आप करने जा रहे थे तो गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है अबाउट टू। अबाउट टू सेम गोइंग टू की जैसे ही आपको इज़ारम वॉज वर का ख्याल रखना है। अब क्रिया की जो हिंदी का वाक्य होगा उसकी एंडिंग होगी क्रिया के साथ वाला है या वाला था, वाली है या वाली थी, वाले हैं या वाले थे, इस तरीके से आएगा। तो सेंटेंस का इस्तेमाल करें आप टेंस के अनुसार। इस्तेमाल होगा इसका अबाउट टू का इज़ आर एम और वॉज वर के साथ। वॉज वर यानी कि पास्ट की बात करेंगे, इज़ आर एम यानी कि प्रेजेंट की बात करेंगे। कोई भी कुछ करने वाला है तो प्रेजेंट में इज़ आर एम के साथ अबाउट टू लगाएंगे। कोई भी कुछ करने वाला था तो वॉज वर के साथ अबाउट टू लगाएंगे। वाला था या वाली है, इस तरीके से। जैसे कि वह यहाँ आने वाला है, वह यहाँ आने वाला है तो ही इज़, वह है ना तो इज़ आएगा। ही इज़ अबाउट टू कम यहाँ यानी कि हेयर। ही इज़ कम, ही इज़ अबाउट टू कम हेयर, ही इज़ अबाउट टू कम हेयर। तुम आने वाले थे, तुम आने वाले थे तो तुम के साथ वर आ जाएगा, यू वर, फिर आ जाएगा अबाउट टू कम। तुम आने वाले थे, यू वर अबाउट टू कम। अब वर क्यों लगा है, थे से आप समझ गए होंगे। तुम है यानी यू है तो वर का इस्तेमाल हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट शब्द की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वुड रैदर। वुड रैदर का यूज़ हम कब और कैसे करते हैं, जब किसी एक क्रिया को दूसरी क्रिया से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कोई काम होगा, दो काम होंगे
तो पहला जो काम होगा ना उससे अधिक महत्व दूसरे काम को दिया जा रहा है, तब हम ऐसे वाक्य बनाते समय रादर का यूज़ करेंगे। जैसे कि मुझे क्रिकेट खेलने की, अब यहाँ पर जगह या बजाय या अपेक्षा कोई सा भी लिख ले आप, सही होगा। मतलब कि दो काम हैं, मुझे क्रिकेट खेलने की बजाय, या फिर मुझे क्रिकेट खेलने की जगह, या फिर मुझे क्रिकेट खेलने की अपेक्षा। मूवी देखना, दो काम हो गया ना, एक तो क्रिकेट खेलना, एक मूवी देखना, ये दो काम हैं। तो मूवी देखना ज़्यादा पसंद है, दोनों में से एक ज़्यादा पसंद है, तो आप लिख देंगे जो पसंद है वुड रादर के बाद। जैसे कि आई वुड रादर वॉच मूवीज़, फिर आप दैन का इस्तेमाल ज़रूर करें, दैन प्ले क्रिकेट। आई वुड रादर वॉच मूवीज़ दैन प्ले क्रिकेट, यानी क्रिकेट खेलना जो पसंद नहीं है वो दैन के बाद आपने ऐड कर दिया, और जो पसंद है रादर के बाद में आपने लिखा वॉच मूवीज़। क्लियर है? दो काम होंगे और एक काम आपको ज़्यादा महत्व देंगे, एक काम को ज़्यादा पसंद होगा, तो वुड रादर का यूज़ करके वो काम लिखना है और फिर दैन का यूज़ कर कर दूसरा काम लिख देना है। एक और देख ले वाक्य, जैसे कि मैं भीख मांगने की अपेक्षा, मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूँगा, मरना पसंद करूँगा। तो भीख नहीं मांगना, उसको मरना पसंद है, तो ये बोलेगा कि आई वुड रादर डाई देन बैग, आई वुड रादर डाई देन बैग। इस तरीके से आप वुड रादर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, वुड प्रेफर टू। वुड प्रेफर टू बहुत अच्छा शब्द है। वुड प्रेफर टू का मतलब है वाक्य में एक ही काम किया हो, मतलब एक ही काम होगा। अभी वुड रादर में हमने दो काम की बात की थी, लेकिन ऐसे वाक्य में वुड प्रेफर टू वाले वाक्य में एक काम होगा और उसको भी ज़्यादा पसंद किया जाता है, उसको ही, मतलब वो जो एक काम होगा ना उसको ही आप ज़्यादा पसंद करते हैं, किया जाता है। जैसे कि मुझे काफ़ी, या काफ़ी नहीं, मुझे यहाँ पर कॉफ़ी ऐसे आनी चाहिए मात्रा, यहाँ पर है मुझे कॉफ़ी, मुझे ये कॉफ़ी है, मुझे कॉफ़ी अधिक पसंद है, मुझे कॉफ़ी अधिक पसंद है। तो एक काम होगा और वो अधिक पसंद होगा, ज़्यादा पसंद होगा आपको। तो आई वुड प्रेफर टू कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी अधिक पसंद है। मुझे जूस अधिक पसंद है, तो आई वुड प्रेफर टू जूस। तो जो भी आप प्रेफर करेंगे ना, पसंद करेंगे, तो वुड प्रेफर टू और उसका नाम लिख देना है जो भी आपको पसंद है। क्लियर है? नेक्स्ट है हैड बेटर। हैड बेटर का इस्तेमाल देख लें, अच्छा होगा या ठीक रहेगा या बेहतर होगा, ऐसे सेंस में आप हैड बेटर का यूज़ करेंगे। अच्छा होगा, ठीक रहेगा या बेहतर होगा। रिकमेंडेशन और सजेशन, मतलब कि रिकमेंडेशन मीन्स सजेशन, आप किसी को सुझाव देते हैं, रेकमेंड करते हैं, या फिर वार्निंग यानी कि चेतावनी देते हैं, तो हैड बेटर का इस्तेमाल करते हैं। रेकमेंड करते समय आप किसी को सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं, या फिर उसको चेतावनी देते हैं, यानी कि आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए ठीक रहेगा, आपके लिए बेहतर होगा। ऐसे कुछ वाक्य होते हैं, रोज़मर्रा आप उनका इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे हैड बेटर का। किस तरीके से करेंगे? सेंटेंस देख लें, जैसे कि बेहतर होगा कि आप मेहनत कर लें, आप वार्निंग दे रहे हैं कि ये ठीक होगा आपके लिए, आप उसको रिकमेंड कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप उसको चेतावनी दे रहे हैं। किसी भी तरीके से जैसे आप बोल रहे हैं, आप सजेशन के तौर पे बोल रहे हैं या फिर उसको चेतावनी के तौर पे बोल रहे हैं, तो उसी के अनुसार आप अपने सेंस को लें। बेहतर होगा कि आप मेहनत कर लें। यू फिर हैड बेटर का इस्तेमाल कर लेंगे। यू हैड बेटर वर्क हार्ड, बेहतर होगा कि आप मेहनत कर लें। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर, बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। तो इस तरीके से वाक्य आप बोल सकते हैं, अंग्रेजी के बना सकते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है फील लाइक। फील लाइक का सेंस क्या जाएगा कि आपका मन कर रहा है, मन हो रहा है, मन करता है, जी चाहता है या इच्छा होती है, ऐसे
सेंटेंसेस आप बनाएंगे ना, बोलेंगे ना, तब आप फील लाइक का यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसका भी। मुझे रोने का मन कर रहा है, मुझे पढ़ने का मन कर रहा है, मुझे खेलने का मन कर रहा है, या खेलने का जी चाहता है मेरा अभी, ठीक है, ऐसे वाक्य होंगे ना उनमें। तो मुझे रोने का मन कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, आई फील लाइक क्राइंग। और मुझे नाचने का मन कर रहा है तो आई फील लाइक डांसिंग। यहाँ पर लाइक के बाद क्राई नहीं बोल सकते आप, आई फील लाइक क्राई नहीं, क्राइंग ING वाली वो अब आपको यूज़ करनी है फील लाइक के बाद। आई फील लाइक डांसिंग, आई फील लाइक रीडिंग, आई फील लाइक कुकिंग। इस तरीके के और भी जो वाक्य होते हैं, ईजी जो वर्ब्स है उनके साथ आप इसका इस्तेमाल करें, बोलें, पढ़ें और इनकी प्रैक्टिस करें। तो फील लाइक यानी आपको आपका जो भी मन कर रहा है, मन हो रहा है, तो फील लाइक, आई फील लाइक कुकिंग। मेरा खाना बनाने को मन कर रहा है, आई फील लाइक कुकिंग। मेरा नाचने को मन कर रहा है, आई फील लाइक डांसिंग। तो ऐसे वाक्य आप बोलें और इस्तेमाल करें अपनी इंग्लिश को सुधारने। तो ऐसे वाक्य आप बोलें और ऐसे वाक्य आप इंग्लिश के बोल सकते हैं। फील लाइक का इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से आप फील लाइक का इस्तेमाल करके भी काफ़ी सारे वर्ड्स बोल सकते हैं इंग्लिश के। ये जितने भी स्ट्रक्चर बताए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स बताए हैं, इनका इस्तेमाल आप करें जितना ज़्यादा हो सके और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। तो आज की इंग्लिश की क्लास में बस इतना ही।